नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और हमारे इस प्रयास का लाभ उठा रहे हैं। आज हम एक ऐसी डिस्कशन के साथ आए हैं आपके साथ जो हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, दाम्पत्य जीवन यानी कि मैरिड लाइफ हर किसी के जीवन में किसी ना किसी क्षण पे जरूर आती है और उस दाम्पत्य जीवन में, उस वैवाहिक जीवन की कुछ पेचीदा चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो विधि के बारे में, लॉ के बारे में हमें बताने जा रहे हैं, लेकिन यहां दाम्पत्य जीवन की पेचीदा चीजों की बात कहां से आ गई। देखिए, क्रूअल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू लॉ, यानी कि क्रूरता विवाह विच्छेद का एक ग्राउंड समाज में आमतौर पे हमेशा चर्चा में रहता है, हमेशा। और दुर्भाग्यवश विवाह विच्छेद समाज में कम तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास यह है कि हम उन लीगल पॉइंट्स को आप तक पहुंचाएं जो समाज के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करेंगे, न्यायिक सेवा की परीक्षा की बात करेंगे, तब इस लेक्चर का बहुत महत्व है, क्योंकि क्रूअल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू लॉ, यह सवाल बार बार देखा जाता है। और जब आप न्यायाधीश बन जाएंगे तब भी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की जानकारी, सही जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रयास हमारा इस सेशन में यह रहेगा कि हम थोड़े समय में डायरेक्ट कुछ आपको इस तरीके की एक्सप्लेनेशन और पॉइंट्स दे दें जहां पे आपके लिए समझना सरल हो जाए, आसान हो जाए कि अंत में ये क्रूअल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू लॉ आखिर क्या चीज है। किस चीज को हम क्रूअल्टी कह सकते हैं, किस चीज को हम क्रूरता कह सकते हैं, जो विवाह विच्छेद का एक ग्राउंड बन जाती है आगे जाकर। अब जाहिर सी बात है, अगर हम डिवोर्स की, विवाह विच्छेद की बात कर रहे हैं, तो विवाह उसके लिए होना बहुत जरूरी है। और हिंदू पर्सनल लॉ में अगर आप देखेंगे, नेचर ऑफ मैरिज अंडर हिंदू लॉ, इट इज कंसिडर्ड टू बी सैक्रेमेंटल। सैक्रेमेंटल का मतलब ये एक पावन और पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह हिंदू लॉ के अंदर एक पावन और पवित्र संस्कार माना जाता है। अगर आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सतपथ ब्राह्मण, you see, the husband and wife are half of each other. The husband and wife are half of each other. And it is said, सतपथ ब्राह्मण के हिसाब से, man is half until he marries. The man is considered to be half of his identity until he marries. ये इंपॉर्टेंस दी गई है मैरिज को हिंदू पर्सनल लॉ में। विवाह को एक बहुत ही उच्च स्थान पे रखा गया है जब हम हिंदू पर्सनल लॉ की बात करते हैं। इसको एक पवित्र संस्कार के रूप में हमारे सामने लाया गया है। सेम अगर आप देखेंगे तैत्तरीय संहिता के हिसाब से भी husband and wife, they are half of each other.
वह एक दूसरे के आधे आधे अंग हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना वह संपूर्ण नहीं हो सकते। एक दूसरे के बिना वह संपूर्ण नहीं हो सकते। और अगर आप रामायण की बात करें, अकॉर्डिंग टू रामायण, अर्धांगिनी जो हैं उनको हस्बैंड की आत्मा और चेतना कहा गया है। दैट द वाइफ इज द सोल ऑफ द हस्बैंड। द वाइफ इज द सोल ऑफ द हस्बैंड, यानी कि अगर आप दाम्पत्य जीवन में से अर्धांगिनी को हस्बैंड से, पति से अलग कर देंगे तो दोनों का अस्तित्व बचता नहीं। दोनों का अस्तित्व बचता नहीं। उन दोनों को एक माना गया है। और विवाह का संस्कार इतना आवश्यक है हिंदू लॉ के हिसाब से कि सतपथ ब्राह्मण ने तो यहां तक इस बात की पुष्टि कर दी कि जब तक एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक आदमी शादी नहीं कर लेता, विवाह नहीं कर लेता, तब तक वह आदमी अधूरा रहता है। और भी जगह आपको रेफरेंसेस मिलेंगे जहां पे एक अर्धांगिनी को गृहिणी कहा गया है, यानी कि लेडी ऑफ द हाउस, सचिव कहा गया है। वह अपनी पति की सचिव हैं, यानी कि काउंसलर हैं। सखी हैं, यानी कि कॉन्फिडेंट। इस किस्म का दर्जा दिया गया है दाम्पत्य जीवन में हस्बैंड और वाइफ को, पति और पत्नी को। और अगर आप मनु, जो कि एक बहुत बड़े स्मृतिकार हैं, अगर आप मनु के हिसाब से देखेंगे तो वे बताते हैं कि जो म्यूचुअल फिडेलिटी होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जो दोनों का आपसी रिश्ता है, संबंध है, मानसिक भी और शारीरिक भी, अगर उसको सही तरीके से निभाया जाए तो वह सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है। जब दाम्पत्य जीवन में जो पति हैं और पत्नी हैं वह एक दूसरे के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से ट्रस्टवर्दी रहें, विश्वसनीय रहें, उसको सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है। म्यूचुअल फिडेलिटी बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, इफ फॉलोड, इज द हाईएस्ट धर्म अकॉर्डिंग टू मनु। म्यूचुअल फिडेलिटी बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ is considered to be the highest dharma according to मनु। तो हिंदू मैरिज को हिंदू पर्सनल लॉ में बहुत सैक्रिमेंटल फिगर दिया गया है। उसको एक ऐसे संस्कार के रूप में हमारे सामने लाया गया है जो किसी भी मनुष्य के लिए अपने जीवन में संपूर्ण करना बहुत जरूरी है। और दोनों का स्टेटस भी कुछ सैक्रिमेंटल ही है, हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे के साथ। आप देखेंगे, अगर मैं आपको पर्सनल लॉ के हिसाब से बताऊं तो जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 का, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, अगर आप देखेंगे तो बड़ा मुश्किल मिलेगा आपको हिंदू मैरिज एक्ट के इनैक्टमेंट से पहले विवाह विच्छेद के प्रोविजन। आपको शायद ही कहीं डिवोर्स का इंस्टेंस या प्रोविजन मिलेगा अमंगस्ट द पर्सन्स मैरिड अंडर हिंदू लॉ। ये इंपॉर्टेंस दी गई है मैरिज को, इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर, डिवाइन यूनियन ऑफ द सोल्स। दैट इज व्हाट अ हिंदू मैरिज इज कंसिडर्ड एज, लार्जली अ सैक्रिमेंट।
हाँ, आर्ग्यूमेंट्स हैं कि आप उसको कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर से भी देख सकते हैं, बट वह आर्ग्यूमेंट ज्यादातर सरवाइव नहीं कर पाते, वह आर्ग्यूमेंट ज्यादातर सरवाइव नहीं कर पाते। लार्जली हिंदू मैरिज को एक संस्कार, एक पवित्र बंधन और सैक्रिमेंट ही माना गया है। और अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो यह अपने आप में एक सुपीरियर लॉ कहा जाता है जब विवाह की बात आती है अमंगस्ट द पर्सन्स बिलोंगिंग टू द हिंदू रिलीजन। अगर आप देखेंगे इस एक्ट का प्रियम्बल, तो आपको एक्ट के प्रियम्बल में दो शब्द मिलेंगे, अमेंड प्लस कोडिफाई। संशोधन करा, साथ में संहिताबद्ध कर दिया। यानी कि जहां जहां पे हमें पूरे लॉ के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट की जरूरत थी तो वहां हमने करेक्शंस करी और फिर उस पूरे लॉ को कोडिफाई कर दिया। जहां पे भी ये शब्द आ जाते हैं ना कंसोलिडेट, जहां पे भी ये शब्द आ जाते हैं कोडिफिकेशन, मतलब कि कहीं ना कहीं वह इशारा इस तरफ है कि ये जो लॉ हम आपको दे रहे हैं ये अपने आप में एक एग्जॉस्टिव लॉ है। आपको इस लॉ के बाहर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो हमने आपको यह कानून पारित करके दे दिया, ये अपने आप में एक कंसोलिडेटेड लॉ है, एग्जॉस्टिव है, और आपको इस कानून के दायरे के बाहर जाने की और कहीं भी झांकने की ज्यादा जरूरत नहीं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे धारा 4 सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, अगर आप देखेंगे तो वहां पे ओवरराइडिंग इफेक्ट की भी बात करी गई है। ओवरराइडिंग इफेक्ट यानी कि अगर कोई भी टेक्स्ट है, रूल है, इंटरप्रिटेशन है, कस्टम है, लॉ है, जो भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले लागू होता था, हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे। अब अगर हमें बात करनी है मैरिज अमंगस्ट हिंदूज, मैरिज अमंगस्ट हिंदूज की अगर हमें बात करनी है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के समक्ष देखेंगे हम, और बाकी किसी चीज की तरफ हम नहीं देखेंगे। साथ साथ अगर कोई ऐसा लॉ है, रूल है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन करता है, यानी कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कोई रूल है, टेक्स्ट है, कोई लॉ है जो इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो विपरीत जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों से, हम उसको भी मान्यता नहीं देंगे, हम हिंदू मैरिज एक्ट को मान्यता देंगे। कहने का मतलब बहुत स्पष्ट है कि हिंदू मैरिज एक्ट को हमने लार्जली एग्जॉस्टिव माना है। हिंदू मैरिज एक्ट को लार्जली हमने एग्जॉस्टिव माना है। और साथ साथ जब तक कोई प्रोविजन हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, हमें उस प्रोविजन के लिए किसी और भी लॉ में जाने की जरूरत नहीं। जब तक कोई प्रोविजन हमें हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, जब तक किसी बात की चर्चा हिंदू विवाह अधिनियम में करी गई है, तब तक उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए हम किसी भी और लॉ की तरफ नहीं देखेंगे। हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही उन प्रोविजंस को ढूंढेंगे, साथ साथ हिंदू मैरिज एक्ट पर ही रिलाई करेंगे। तो इस एक्ट को मूल रूप से एग्जॉस्टिव माना गया है। अब बात यह आ जाती है कि हम किन लोगों को हिंदू कहेंगे, जरा इस बात पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे तो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, यह सब व्यक्तियों को हिंदू की कैटेगरी में रखा गया है। धारा 2 अगर आप देखेंगे सेक्शन 2 तो आपको मिलेगा कि इन सब व्यक्तियों को हमने हिंदू की कैटेगरी में रखा है। ये सब व्यक्ति हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अधीन आते हैं। और यदि कोई भी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत हो रही है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हमारे लिए प्राइमरी लॉ है और ओनली लॉ है रिलेटिंग टू मैरिज।
हाँ, कोई व्यक्ति अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में जाता है और शादी करता है तो वह बिल्कुल अलग लॉस से डील करा जाएंगे। पर अगर किसी भी व्यक्ति की शादी हिंदू मैरिज एक्ट में हो रही है, जो कि हिंदू है, यानी कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी और धर्म में नहीं आता और हिंदू मैरिज एक्ट से ही गवर्न होगा, उन सब व्यक्तियों को हम हिंदू मानेंगे। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत अगर उनका विवाह हुआ है तो हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस ही उनके ऊपर लागू करे जाएंगे। बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी प्रोविजन को हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पढ़ेंगे, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर किसी व्यक्ति की, किसी हिंदू व्यक्ति की शादी इस अधिनियम के अंतर्गत हुई है तो हम किसी और लॉ की तरफ नहीं देखेंगे। इफ अ पर्सन हु इज अ हिंदू according to section 2 of the Hindu Marriage Act is married according to the provisions of the Hindu Marriage Act, then we are not supposed to deal with that marriage in any other way except according to the provisions of the Hindu Marriage Act. अपने आप में ये एक कोडिफाइड लॉ है हिंदू मैरिजेस के लिए, अपने आप में ये एक कोडिफाइड लॉ है हिंदू मैरिजेस के लिए। अब आगे चलते हैं जिस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1A, यहां पे हमें मिलता है क्रूअल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। क्रूएल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, क्योंकि अगर विवाह है तो विवाह विच्छेद का भी प्रोविजन है, मैरिज है तो डिवोर्स का भी प्रोविजन है हिंदू मैरिज एक्ट। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्रूएल्टी से हमारा क्या तात्पर्य है जब हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं। देखिए, अगर आप सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1A की बात करें तो वहां लिखा है हैज आफ्टर द solemnization of marriage treated the petitioner with cruelty. Has after the solemnization of the marriage treated the petitioner with cruelty. विवाह के संस्कार के संपूर्ण होने के बाद पेटिशनर को आपने क्रूरता के साथ ट्रीट करा है, पेटिशनर के साथ आपने क्रूरता की है। पेटिशनर यानी कि जो वादी हैं, जो अपनी याचिका न्यायालय में लेकर गए हैं, कोर्ट में पहुंचे हैं अपनी याचिका, अपनी प्रार्थना के साथ, उनके साथ आपने क्रूरता करी है शादी का संस्कार संपूर्ण होने के बाद। यानी कि हैज आफ्टर द solemnization of marriage treated the petitioner with cruelty. अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड में आपको 3 अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो शब्द आपको मिलेगा हैज, यानी कि आपको एंटिसिपेशन नहीं है, आप ये सोच नहीं रहे हैं कि पेटिशनर जो है आप खुद, आपके साथ क्रूरता होने वाली है। यू आर नॉट थिंकिंग दैट द अदर पार्टी टू द मैरिज इज गोइंग टू ट्रीट यू विथ क्रूअल्टी। द वर्ड हैज टॉक्स अबाउट समथिंग विच इज डेफिनेटिव, समथिंग विच इज डेफिनेटिव। ऐसा हुआ है, आपके साथ क्रूरता करी गई है, आपके साथ क्रूरता करी गई है, तब आप इस ग्राउंड पे याचिका दायर करेंगे विवाह विच्छेद की या डिवोर्स की। आपके साथ क्रूरता करी गई है। जो वर्ड हैज यूज करा है उसका मतलब ये निकल के आता है, आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप ये सोच नहीं रहे हो कि हो सकता है मेरे साथ आगे जाके क्रूरता हो तो मैं अभी डिवोर्स ले लूं। नहीं नहीं,
आपके साथ क्रूरता हुई है। क्रूरता का क्या तात्पर्य है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा आफ्टर द सॉलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, यानी कि आफ्टर मैरिज हैज बीन सॉलमनाइज्ड। सर ये तो बहुत क्लियर है, इसका क्या मतलब है? लेकिन अगर आप मैरिज हैज बीन सॉलमनाइज्ड को देखेंगे, ये सीधा इशारा करता है एक वैलिड मैरिज के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझना। आफ्टर द सॉलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, तो चलिए हमने आफ्टर का तो मतलब समझ लिया कि विवाह के संस्कार संपूर्ण होने के बाद, बट कैसा विवाह? क्या वॉइडेबल या वॉइड मैरिजेस के लिए भी आप यहां डिवोर्स लेने आएंगे? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। Existence of a valid marriage is a precondition. Existence of a valid marriage will be a precondition to bring a suit for dissolution of marriage or divorce under this particular ground. और भी grounds के साथ यही है, पर हम अभी इस ground के बारे में चर्चा करें। वैलिड मैरिज होनी चाहिए। आफ्टर का तो मतलब हमने समझ लिया कि ठीक है, शादी के संस्कार के संपूर्ण होने के बाद, यानी कि जब आपका विवाह हो गया, जब मैरिज सॉलमनाइज हो गई, उसके बाद आपके साथ क्रूरता हुई है। पहले की क्रूरता की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपकी सगाई हुई और सगाई और शादी के बीच में कोई क्रूरता हुई हो, हम उस टाइम पीरियड की, उस समय की बात नहीं कर रहे, ना कि वो समय यहां पर इस ग्राउंड के अंतर्गत आ सकता है, नहीं आ सकता। साफ साफ शब्दों में लेजिस्लेचर ने लिखा हुआ है आफ्टर द सॉलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, यानी कि अगर आप हमारे पास, अगर आप न्यायालय के पास एक याचिका लेकर आ रहे हैं, एक प्रार्थना लेकर आ रहे हैं कि मुझे विवाह विच्छेद चाहिए, यानी कि मुझे डिवोर्स चाहिए क्रूरता के आधार पर इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो एक वैलिड मैरिज थी और क्या वो क्रूरता उस मैरिज की सॉलमनाइजेशन के बाद करी गई है। अगर उससे पहले का कोई कॉज ऑफ एक्शन आप लेकर आते हैं तो कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि वह आपको डिवोर्स दे दे, क्योंकि स्टैट्यूट जो लेजिस्लेचर ने बनाया वो साफ साफ कह रहा है हैज आफ्टर द सॉलमनाइजेशन ऑफ मैरिज। तो पहले तो हम देखेंगे कि डेफिनेटिवली हुआ है कि नहीं हुआ, या ये सिर्फ आपका डर है, घबराहट है, आप सिर्फ सोच रहे हैं। क्या कोई रीजनेबल ग्राउंड एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है यह याचिका लाने के लिए? आपके क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग करने के पीछे क्या कोई ठोस कारण है या नहीं? और अंत में जो हमारे पास आता है, ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रूअल्टी। यहां पे हम दो चीजों को देखेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम दो चीजों को देखेंगे। एक तो हमारे पास वर्ड आया पिटिशनर, ना हस्बैंड लिखा है ना वाइफ लिखा है, पिटिशनर लिखा है। इसका क्या मतलब है? आइदर पार्टी टू द मैरिज। इसका सीधा अर्थ है आइदर पार्टी टू द मैरिज, पिटिशनर। हस्बैंड वाइफ नहीं लिखा है, पिटिशनर लिखा है। तो आइदर पार्टी टू द मैरिज कैन आस्क द कोर्ट टू पास अ डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और डिवोर्स अंडर दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। पति भी और पत्नी भी, दोनों, हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास यह अधिकार है कि वे क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग न्यायालय से कर सकते हैं। दे कैन आस्क फॉर डिवोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। दे हैव दैट पावर, दे हैव दैट राइट विद देम दैट दे कैन आस्क द कोर्ट फॉर डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी। क्योंकि वर्ड जो यूज करा गया है वो पेटिशनर है, हस्बैंड वाइफ नहीं है, पेटिशनर यूज करा गया है। और अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डिस्कशन का, क्रूअल्टी, कि भाई आखिर इस क्रूअल्टी का मतलब क्या है? क्योंकि क्रूरता तो बहुत बड़ा शब्द है और इसका स्कोप बहुत वाइड है। इट्स अ वेरी वेरी लार्ज एम्बिट। यू कांट सम अप क्रूअल्टी पर से।
आप क्रूअल्टी को सीधा सीधा समअप करके नहीं बता सकते कि इन इन चीजों में आप क्रूरता के आधार पर डिवोर्स दे सकते हैं और इन इन चीजों में नहीं दे सकते। यू कांट डू दैट। तो क्रूरता का क्या मतलब है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हैज आफ्टर द solemnization of marriage treated the petitioner with cruelty। अब हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देखते हैं कि क्रूअल्टी का दरअसल मतलब है क्या। What do we exactly mean by cruelty when we come to section 13 subsection 1 clause 1a। अब देखिए, सबसे पहले तो इस बात की हम जानकारी ले लें कि ये पर्टिकुलर क्लॉज जो है, ये पर्टिकुलर ग्राउंड जो है डिवोर्स के लिए 1976 के संशोधन से आया है। द अमेंडमेंट वाज ऑफ 1976 के संशोधन से इस पर्टिकुलर ग्राउंड फॉर डिवोर्स को रिकॉग्नाइज करा गया था अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1a। और इससे पहले हम देखते थे कि क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में क्रूअल्टी हमें मिलता था एज अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन। हमें क्रूअल्टी मिलता था एज अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन, और 1976 में इसको एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स रिकॉग्नाइज करा गया। और अगर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 देखेंगे तो आपको यह बात बहुत स्पष्ट होगी दैट जो ग्राउंड अवेलेबल था जुडिशियल सेपरेशन का क्रूअल्टी का, उसमें लिखा हुआ था कि आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रही है, that it will be harmful or injurious for you to live with your partner। यानी कि विश्वसनीय रूप से, तथ्यात्मक विश्वसनीय रूप से आपको इस बात का संपूर्ण अंदेशा हो गया है कि यदि आप इस दाम्पत्य जीवन में आगे चलते हैं तो आपके साथ क्रूरता होगी और आपका पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। You have a reasonable apprehension that it will be injurious or harmful for you to continue to live with this person. That is why you want judicial separation. It's not a ground for divorce जो हम बात कर रहे हैं। We were talking about before the amendment where under clause B of section 10 subsection 1 cruelty was available as a ground for judicial separation. This is before, prior to the amendment of 1976। 1976 के संशोधन से पहले जुडिशियल सेपरेशन का जो ग्राउंड अवेलेबल था, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से चर्चा कर रहे हैं। तो वहां पे लिखा था दैट क्रूएल्टी that is reasonable apprehension that it will be harmful or injurious for you to live with that person। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड तब तो अवेलेबल था, लेकिन अब डिवोर्स के लिए हमें लेजिस्लेचर ने दिया है हैज आफ्टर द solemnization ऑफ मैरिज ट्रीटेड द petitioner विद क्रूअल्टी। ऐसा चेंज क्यों? यहां पे भी रीजनेबल एप्रीहेंशन लिख देते, यहां पे भी हार्मफुल इंजूरियस टू लिव टुगेदर लिख देते, किसने रोका था? लेजिस्लेचर यहां पे भी तो सेम शब्दों का उपयोग कर सकता था, पर क्यों नहीं करा? कारण बहुत स्पष्ट था, और वह कारण यह था कि अगर आप जुडिशियल सेपरेशन की बात करें तो वहां पे दरअसल जो हस्बैंड और वाइफ है वह एक दूसरे से सीधे रूप से अलग हो जाते। वहां पे किसी की गलती, वहां पे किसी की फॉल्ट की बात नहीं करी जाती।
आप सिर्फ दोनों जाते हैं और कहते हैं हमें सेपरेट कर दीजिए, जुडिशियल सेपरेशन की मांग। लेकिन डिवोर्स में जहां पे आप डिवोर्स की बात करेंगे, वहां पर मैट्रिमोनियल ऑफेंस या किसी एक सॉलिड रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड का अवेलेबल होना जरूरी है। और साथ साथ लेजिस्लेचर को यह पता है कि ठीक है, डिवोर्स की थोड़ी डिग्री हायर होती है, जुडिशियल सेपरेशन इज अ सिंपलर रिक्वेस्ट, डिवोर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिक्वेस्ट है। लेकिन लेजिस्लेचर को यह भी पता है कि क्रूअल्टी को बाउंड्रीज में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए लेजिस्लेचर ने रीजनेबल एप्रीहेंशन, हार्मफुल इंजूरियस जैसे शब्द जो जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड में अवेलेबल थे, वो डिवोर्स के ग्राउंड में 1976 के अमेंडमेंट के बाद लिखे ही नहीं। क्योंकि आप क्रूरता को, क्रूअल्टी को एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला में विद इन बाउंड्रीज कन्फाइन नहीं कर सकते, बिकॉज डिवोर्स इज अ हायर डिग्री प्रेयर. It is a more complicated request where one party is alleging fault of the other party under section 13 subsection 1. If you talk about one party is alleging some fault of the other party due to which the petitioner is demanding that you please separate us both. The other party might not agree to it. So the petitioner has to prove, वादी को इस बात को न्यायालय के अंदर प्रूव करना पड़ेगा, इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी कि हां, जो धारा 13 के अंदर आधार है विवाह विच्छेद का, वह मुझे मिल सकता है। इसीलिए क्रूअल्टी के ग्राउंड के लिए इन सब शब्दों का इस्तेमाल एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स नहीं करा गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, दस्ताने वर्सेस दस्ताने, 1975 का डिसीजन है। यानी कि 1976 के संशोधन से पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने क्रूअल्टी की बात करी थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला में सीधे तरीके से क्रूअल्टी को एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स डिफाइन कर दे कि क्रूअल्टी क्या क्या होगी। इट विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स प्लस सर्कमस्टांसेस, और वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि आपको एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है that you will not be able to live peacefully with the respondent, या जिनको आप other party to the marriage कहते हैं। You will not be able to live peacefully. You know this. There is a chance of harm or injury that can be caused to you. There is a chance of harm or injury that can be caused to you. It is not possible to define cruelty in a straitjacket formula. आप नहीं कर सकते क्रूरता को सीधे शब्दों में डिफाइन, क्योंकि हर व्यक्ति के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, तथ्य अलग होते हैं, हर व्यक्ति की नेचर, प्रतिक्रिया करने का तरीका अलग होता है। आप कैसे बता सकते हैं कि क्रूरता यही है और यह क्रूरता नहीं? इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन इट। सर फिर हम यहां कर क्या रहे हैं? देखिए, जब हमने बात करी थी क्रूअल्टी की एज अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन जो अवेलेबल था, अगर आप देखेंगे वहां पर रीजनेबल एप्रीहेंशन शब्द का इस्तेमाल हुआ था, इंजरी, हार्मफुल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा गया था, दैट यू विल नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर। पर जब 1976 का संशोधन हुआ, तब हमने सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1A के अंदर क्रूअल्टी के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स।
क्योंकि लेजिस्लेचर ने भी समझा कि हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो डिफाइन नहीं कर सकते तो क्या करा जाए, सर्कमस्टेंसेस और कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन के ऊपर इस आधार को छोड़ दिया जाए। न्यायालय के ऊपर भरोसा करके इस आधार को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि आप क्रूअल्टी को एक सीधे सरल शब्दों में डिफाइन कर दें। तो क्या करें, तो हम न्यायालय पे भरोसा करके न्यायालय की पुष्टिकरण, न्यायालय के जितने भी निर्णय आएंगे उनके ऊपर इस आधार को छोड़ दिया जाए। इट हैज बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट्स, इट हैज बीन लेफ्ट टू द जज मेड लॉ, एंड दैट इज हाउ वी समहाउ गॉट टू नो कि हम क्रूअल्टी या क्रूरता को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कि हम क्रूअल्टी या क्रूअल्टी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, (2014) सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर मिसेस मलाथी रवि वर्सेस डॉक्टर बी.वी. रवि। डॉक्टर मिसेस मलाथी रवि वर्सेस डॉक्टर बी.वी. रवि। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट देयर इज नो अरिथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड टू डिफाइन cruelty as a matrimonial offense. There is no arithmetical exactitude, कोई कैलकुलेशन मैथमेटिकल अवेलेबल नहीं है हमारे पास, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है कि हम एग्जैक्टली बता दें कि क्रूअल्टी क्या होगी और क्या नहीं होगी। ये डिपेंड करता है from individual to individual. It depends from individual to individual, and it even depends upon societal structure plus the status of the parties. It also depends upon the societal structure and status of the parties. यानी कि जो एक व्यक्ति के लिए क्रूअल्टी है, हो सकता है कि वह दूसरे व्यक्ति के लिए क्रूअल्टी ना हो। मेरे लिए जो क्रूअल्टी है, हो सकता है सामने वाले व्यक्ति के लिए वो क्रूअल्टी ना हो। आप सोसाइटल स्ट्रक्चर में आपका क्या स्टेटस है, आप उस पूरे स्ट्रेटा में किस जगह पर फॉल करते हैं, उस पे ये बात निर्भर करती है कि किसके लिए क्या क्रूअल्टी की परिभाषा हो, किस व्यक्ति के लिए क्रूअल्टी की क्या परिभाषा हो। You don't have a direct mathematical formula. There is no arithmetical exactitude. That is what the Supreme Court said. हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए देर रात तक बाहर रहना क्रूअल्टी हो और मेरे लिए ना हो। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करना क्रूअल्टी ना हो, मेरे लिए हो। It depends. It depends from person to person. It depends from individual to individual. What circumstances surround that particular marriage? हमें वो देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्रूअल्टी होती क्या है। आप डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्मूला से नहीं बता सकते कि यह चीज क्रूअल्टी होगी और यह चीज क्रूअल्टी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए कि जैसे दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ा, हस्बैंड और वाइफ का एक आगे बच्चा हुआ, और जब वह उस शिशु का जन्म हुआ तब जो महिला थी, जो पत्नी थी, वह उस शिशु को लेकर सीधा जन्म होते ही अपने माता पिता के घर चली गई, पिता से मिलने भी नहीं दिया। क्या ये ईगोसेंट्रिक एटीट्यूड, अहंकार पूर्वक आपको नहीं लगता?
बच्चे के नामकरण में आपने पिता को नहीं बुलाया, वह बच्चा उस पिता का भी तो अंश है। आपने अगर उस बच्चे के नामकरण में पिता को नहीं बुलाया तो क्या यह क्रूरता नहीं है? झूठी कंप्लेंट कर देना, क्या यह क्रूरता नहीं है? वाइफ अपने ऑफिस में काम कर रही हैं और आप गए और आपने वाइफ के साथ बदतमीजी बदसलूकी करनी शुरू कर दी, क्या यह ह्यूमिलिएशन नहीं है वाइफ के लिए? क्या यह क्रूएल्टी नहीं होगी? कोई कारण नहीं है आपके पास, कारण हो भी तो पब्लिक में इस तरीके की चीज करना क्या ह्यूमिलिएशन नहीं होगा? एक कहावत है इंग्लिश में, यू डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। आप चार दीवारी की बात को चार दीवारी में रखिए, अगर आप बाहर जाके ऐसे ह्यूमिलिएशन करेंगे तो क्या यह क्रूरता नहीं होगी? मार पिटाई करना ये तो सीधी क्रूरता है, फिजिकल क्रूएल्टी। तो आपके पास कोई सीधा गणित का फॉर्मूला नहीं है कि आप क्रूएल्टी को डिफाइन कर लें कि यह चीज क्रूएल्टी होगी और यह चीज क्रूएल्टी नहीं होगी, नहीं है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, देखिए मैट्रिमोनियल केसेस में नाम को रिडैक्ट कर लिया जाता है, प्राइवेसी होती है पार्टीज की, इसलिए नाम को रिडैक्ट कर लिया जाता है। इट्स एक्स वर्सेस वाई ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, एक्स वर्सेस वाई ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही कि जो हस्बैंड एक जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं शुरू से, husband who wants to stay in the joint family from the beginning, you cannot force him to suddenly separate from his family, to suddenly separate merely on the whims of the wife। यानी कि सिर्फ आपकी अर्धांगिनी के विचार और कहने पे सडनली, ऑल ऑफ अ सडन आप हस्बैंड को नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वह अपनी फैमिली से दूर जाके रहना शुरू कर दे। पर अगर इस सेपरेशन के लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड है, कोई रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है, तब आप सेपरेट हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात। कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड जो शुरुआत से अपनी फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, आप सडनली जस्ट बिकॉज ऑफ योर विश विदाउट एनी कॉज आप नहीं कह सकते कि आप अलग हो जाइए अपनी फैमिली से। दिस इज नॉट वैलिड। परंतु अगर आपके पास कोई रीजनेबल कॉज है, जैसे कि फैमिली के साथ आपने कोशिश करी, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, आपके काम की समस्या है, आपको काम के लिए हो सकता है दूर जाना पड़ता हो, आप फैमिली के साथ नहीं पीसफुली एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो क्या उस सिचुएशन में वाइफ हस्बैंड से डिमांड कर सकती है कि प्लीज आप फैमिली से अलग होकर रहने का सोचिए? कोर्ट ने कहा बिल्कुल कर सकती है अगर जस्टिफाइड ग्राउंड्स है, और उसको क्रूअल्टी या क्रूरता नहीं कहा जाएगा। यानी कि हस्बैंड यह कोर्ट में आके नहीं कह सकते कि मेरे साथ क्रूरता हो रही है, मेरे को डिवोर्स दे दीजिए, क्योंकि मेरी जो अर्धांगिनी है, मेरी जो पत्नी है, मेरी जो लाइफ पार्टनर है, वाइफ है, वह मुझे यह कह रही है कि आप सेपरेटली रहना शुरू कीजिए। तो कोर्ट ने कहा अगर जस्टिफाइड ग्राउंड्स है तो यह क्रूअल्टी कहां से हुई? दिस इज नॉट क्रूअल्टी इफ देयर आर जस्टिफाइड ग्राउंड्स। इफ यू हैव जस्टिफाइड ग्राउंड्स अवेलेबल विद यू, then this is not going to amount to cruelty, absolutely not। आपकी विम्स एंड फैंसीज थोड़ी हैं, ये तो जस्टिफाइड ग्राउंड्स हैं। उनको काम की समस्या है, उनको दूर जाना पड़ता है, वे अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही हैं, मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, फैमिली के साथ कोशिश कर ली फिर भी एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। इट इज इन गुड फेथ। यू कांट एक्सपेक्ट कि वह अपनी पूरी जिंदगी को एक डिप्रेसिव स्टेट में लेके चली जाएंगी सिर्फ इसीलिए क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहना आप पसंद करते हैं। आपको देखना पड़ेगा अपनी वाइफ की भी क्या समस्या है और क्या खुशी है। सिमिलरली वाइस वर्सा, वाइफ को भी यही देखना पड़ेगा कि हस्बैंड की कहां खुशी है, और तब जाके आप एक
कॉमन ग्राउंड पे आएंगे। लेकिन तब तक अगर हस्बैंड ये कहता है कि मेरी वाइफ कह रही है कि अलग चल के रहना है, हमें अपने संयुक्त परिवार के साथ नहीं रहना, तो अगर जस्टिफाइड ग्राउंड्स हैं, अगर वैलिड रीजंस हैं, तो इसको क्रूअल्टी नहीं कहा जाएगा। दैट इज, वाइफ इफ शी इज डिमांडिंग टू स्टे सेपरेटली फ्रॉम द इन-लॉज ऑन जस्टिफाइड ग्राउंड्स, wife if she is demanding to stay separately from the in-laws on justified and reasonable grounds, it will not amount to cruelty. It will not amount to cruelty. It will not amount to cruelty. कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं। कैन यू से दैट mere jealousy is going to amount to cruelty? It may not amount to cruelty. It may not amount to cruelty. सिर्फ आपको इस बात की परेशानी है, या जिसको आम भाषा में जलन कहा जाता है, कि आपके जो हस्बैंड हैं वह अपने कलीग्स के साथ बहुत खुश रहते हैं जब वो ऑफिस में जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि वह उनकी कोई महिला फीमेल कलीग है, वह उनके साथ अगर लेटस से दोपहर में बाहर खाना खाने के लिए गए हैं, क्या आप इसको मेंटल क्रूएल्टी मान लेंगे? अरे उस व्यक्ति का भी तो अपना निजी जीवन है। जब तक कोई ऐसा कृत्य वह व्यक्ति नहीं कर रहा जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाए, आप उसको क्रूएल्टी की डेफिनेशन में कैसे लेकर आएंगे? Just because you are jealous. Similarly for the husband also, just because the wife is working in an office and she has some male friends, can you simply be jealous and say this is cruelty, she is not stopping working? आप कह रहे हो कि भाई काम करना छोड़ दो, this is not done, बल्कि वो क्रूएल्टी हो जाएगी। वाइफ का वो कृत्य करना क्रूएल्टी नहीं है, पर आपका वाइफ को ह्यूमिलिएट करना या फोर्स करना क्रूएल्टी हो जाएगी। So mere jealousy may not amount to cruelty. Simply because you are jealous, it will not amount to cruelty. Mere lack of affection, mere lack of affection, is this going to amount to cruelty? Mere lack of affection मतलब सारा दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा है, पर जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ कोई भी, वो एक बड़े ही रोमांटिक और फिल्मी तरीके से आपके साथ प्यार का इजहार करे, या बड़े ही एक फैसिनेटिंग तरीके से, एक बड़ी ही सुंदर गुलाबी गुलाबी दुनिया में आपके साथ अपने प्यार का इजहार करे, क्या आप इसको क्रूएल्टी मान लेंगे? नो, नो, एब्सोल्युटली नॉट। हो सकता है किसी के प्यार करने का तरीका बिल्कुल अलग हो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, बिल्कुल अलग हो। क्या सिर्फ इसीलिए कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़े से अफेक्शनेट कम है, मतलब जैसे आप बाकी लोगों को देखते हैं अपने पार्टनर के साथ अफेक्शनेट है, वैसे आपके पार्टनर आपके साथ अफेक्शनेट नहीं होते, तो क्या आप उसको क्रूएल्टी मान लेंगे? हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो भी अलग है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे ही आपके हस्बैंड या वाइफ करें? इट मे नॉट अमाउंट टू क्रूएल्टी, इट मे नॉट अमाउंट टू क्रूएल्टी। हां, अगर आप देखेंगे कि इनडिफरेंस है, या आप देखेंगे टोटल डिपार्चर है फ्रॉम कॉन्जुगल रिलेशंस, इनडिफरेंस है या टोटल डिपार्चर है फ्रॉम कॉन्जुगल रिलेशंस, यहां पे आप कह सकते हैं कि क्रूएल्टी है। आपको अपने पार्टनर से फर्क ही नहीं पड़ता, आपका कोई मतलब नहीं, आप लेना देना नहीं रखते अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर की क्या स्थिति है, क्या इच्छाएं हैं, जीवन में क्या चल रहा है, आपको कोई मतलब ही नहीं उस बात से। यू आर इनडिफरेंट, जैसे कि वह व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है।
the other person does not exist, you are so indifferent. There is a total departure from conjugal relations. आपका कोई आपसी संबंध रिश्ता है ही नहीं, सिर्फ नाम के लिए है, तो क्या उसको क्रूएल्टी नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी. You see, the husband and wife, they are entitled to each other's comfort, consortium, society. एक दूसरे का साथ देना हर रूप में बहुत जरूरी है दाम्पत्य जीवन में. So if there is indifference or total departure from conjugal relations, that may amount to cruelty. Sterilization without consent, another very good example. Sterilization without consent, यानी कि आपने, जिसे आम भाषा में नसबंदी भी कहा जाता है, इस तरीके की चीज करा ली. अब आप ने अपने पार्टनर का कंसेंट भी नहीं लिया, इन्फॉर्म नहीं करा, बताया नहीं, और आपने स्टेरिलाइजेशन करवा लिया जाकर. क्या ये क्रूएल्टी नहीं है? यस, दिस मे अमाउंट टू क्रूएल्टी. दिस मे वेरी वेल अमाउंट टू क्रूएल्टी. दिस मे वेरी वेल अमाउंट टू क्रूएल्टी. Refusal to have sexual intercourse without any reason. You see, refusal to have sexual intercourse without reason, this may definitely amount to cruelty. Refusal to have sexual intercourse without any reason, this may definitely amount to cruelty. This may definitely amount to cruelty. There is no reason. जैसे आपके पास स्टेरिलाइजेशन का भी कोई रीजन नहीं था, मेडिकल रीजन था, तो बात बहुत अलग है. इफ देयर वाज अ मेडिकल अर्जेंट रीजन, ऑफ कोर्स बात बहुत अलग है. लेकिन आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, आपने स्टेरिलाइजेशन करा लिया विदाउट एनी कंसेंट. आप सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिफ्यूज करते जा रहे हैं विदाउट एनी कंसेंट. दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्जुगल रिलेशन. वो दाम्पत्य जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, ऑफ कोर्स फिजिकल इल ट्रीटमेंट, दिस में डेफिनेटली अमाउंट टू क्रूएल्टी. दिस विल डेफिनेटली अमाउंट टू क्रूएल्टी. अगर आप किसी के साथ फिजिकल असॉल्ट कर रहे हैं, फिजिकल इल ट्रीटमेंट है, दिस विल डेफिनेटली अमाउंट टू क्रूएल्टी. पब्लिक में आप अब्यूज करते हैं, वो तो क्रूएल्टी होगी ही. साथ में अगर आप प्राइवेट में भी मेंटली हैरेस कर रहे हैं, that may also amount to cruelty. If you are harassing the other partner even in private, that may also amount to cruelty. That may also amount to cruelty. सर इसको एक सीधे सरल शब्दों में समझा कैसे जाए? एग्जाम्पल समझ लिए, कुछ हमने एक दो केसेस भी डिस्कस कर लिए, आगे भी करेंगे. एक इंग्लिश केस था, हॉल्डन वर्सेस हॉल्डन. हॉल्डन वर्सेस हॉल्डन. यहां पे दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी गई. वहां यह कहा गया था कि इंटेंशन, क्रुएल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स के लिए, फॉर क्रुएल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, it was said that intention or motive, it is not necessary. Intention or motive is not necessary. जरूरी नहीं है कि आप किसी कारणवश ही क्रूएल्टी के साथ बिहेव कर रहे हो सकता है ये आपकी बेसिक नेचर हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति को तो आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वह व्यक्ति इसके साथ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और अपना जीवन खराब कर लेगा. हो सकता है आपकी बेसिक नेचर ऐसी हो. हम नहीं कह रहे कि आपकी इंटेंशन थी क्रूएल होने की, ठीक है, मान लिया आपकी इंटेंशन नहीं थी क्रूएल होने की, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति की जिंदगी तो एक ऐसे पॉइंट पे लाके नहीं खड़ी कर सकते कि वह व्यक्ति जी भी नहीं पा रहा है और रह भी नहीं पा रहा है और जा भी नहीं पा रहा है. इंटेंशन और मोटिव
is not at all necessary. Intention or motive is not at all necessary. यहां पे एक बड़ी फेमस सेंटेंस कहा गया, and you should have very well awareness about this particular statement also. It was said that if bitter waters are flowing, it is not necessary to inquire their source. If bitter waters are flowing, it is not necessary to inquire their source. No. If bitter waters are flowing, it is not necessary that you inquire about their source. It is not necessary. इंटेंशन मोटिव ढूंढने का कोई आपके पास कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट ये है कि वह दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहने में असमर्थ हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे दूसरे व्यक्ति को कि वह अपने पार्टनर के साथ सिचुएशंस में रहे? उन सर्कमस्टेंसेस को देखिए, उनकी सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मत भागिए। इट इज नॉट at all necessary to inquire about their source. If bitter waters are flowing, it is not necessary to inquire about their source. इसी केस में ये बात कही गई, इसी केस में इस बात को कहा गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के एक और निर्णय पे चलते हैं। आरडी वर्सेस वीडी ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, ये 11 सितंबर 2023 को डिसाइड करा गया था। डिवीजन बेंच थी, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये जजमेंट पास करी। इस केस के फैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। 2011 के लगभग शादी हुई थी, ध्यान से समझिएगा, 2011 के लगभग शादी हुई थी। शादी होने के बाद पग फेरे की रस्म होती है, जहां पे जो विवाहित महिला हैं वह अपने घर जाती हैं शादी से अगले दिन अपने पिता के घर। पग फेरे के लिए वह गई और शुरुआत में प्रॉब्लम्स ये खड़ी हो गई कि वाइफ ने किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ रखने के लिए मना कर, और ये कहा कि अगर आपको मुझे छूना भी है, इफ यू इवन वांट टू टच मी, आपको मुझे कोई गोल्ड का या डायमंड का कोई सेट ज्वेलरी कुछ देना पड़े, अगर आपको मुझे छूना भी है। तो भाई हस्बैंड ने कहा शादी का बहुत खर्चा हुआ है, तुम्हें मेरी इनकम तो पता ही है, मेरी इनकम बहुत कम है, बहुत कम है, तो एकदम से तो मेरा गोल्ड का या डायमंड का इस तरीके का आपको कुछ देना बड़ा मुश्किल है। तो वाइफ ने सही तरीके से बर्ताव नहीं करा हस्बैंड के साथ। अंततः हस्बैंड को 20,000 रुपए कहीं से इंतजाम करने पड़े। 20,000 का इंतजाम करा और वाइफ को लेकर वो एक ज्वेलरी की शॉप में गए। 2011 की बात है। और उन 20,000 के साथ वह गए और उन्होंने कहा कि अब आप देख लीजिएगा आपको क्या चाहिए। तो वाइफ ने करीब करीब, जितना मुझे ध्यान आता है, 28,500 शायद ऐसा कुछ था फिगर, 28,000 के आसपास का कोई गोल्ड के इयररिंग्स पसंद करे। और जब उन्होंने गोल्ड के इयररिंग्स पसंद करे तो हस्बैंड ने कहा कि आप 1 महीने के थोड़ा सा रुक जाइए, मैं पहले भी टाइम मांग रहा था आपसे, मैंने 20,000 बड़ी मुश्किल से जमा करे, अब थोड़ा 1 महीना आप रुक जाइए, मैं आपको लाके दे दूंगा। वाइफ ने मना कर दिया। वाइफ ने मना कर दिया और कहा कि नहीं हो सकता, और वो 20,000 उनके हाथ से छीन कर कहा कि जो मुझे लेना होगा मैं खुद ले लूंगी। फिर वह इस बात पे आ गई कि मेरी जो बीएड कोर्स की फीस है, उस बीएड कोर्स की फीस को आप पूरा चुकाएं। तो भाई कहा गया कि अभी तो इतने पैसे नहीं है, अगर पहले की फीस थी तो आपको इसको थोड़ा सा पहले ही, शादी से पहले चुका कर आना चाहिए था। इस समय तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बीएड की फीस दे दें। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यू कांट जस्ट सिंपली एक्सपेक्ट मनी टू फॉल फ्रॉम द रूफ।
हर किसी के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं और वो समझना बहुत जरूरी भी है। वाइफ ने फादर इन लॉ से, अपने ससुर से डिमांड करी कि आप प्लीज पैसे दीजिए जरा मेरी बीएड की फीस की। उन्होंने कहा जी नहीं दे सकते, कहां से दे हम पैसे, अगर हमारे पास होते तो हम आपको मना क्यों करते, आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अब परिवार वालों ने यह भी समझाने की कोशिश करी कि लगभग लगभग 33,000 रुपए, 33,000 के आसपास आपकी मुंह दिखाई के आए हैं, फीस तो कम है, तो आप 33,000 रुपए में से उस बीएड की फीस को चुका दीजिए, क्योंकि अभी तो हमारे पास नहीं है, हम कहां से दें, इंतजाम करने में समय भी लगेगा। उस बात पे वाइफ ने सही तरीके से बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करा। यहां तक कि यह भी बता दिया कि एक लड़का है रितेश नाम का, जिसके साथ मेरे संबंध हैं, लेकिन मेरे परिवार वालों ने नहीं माना, इसीलिए मैंने यहां पे शादी कर ली आपके पुत्र के साथ, वरना मेरा दिल तो रितेश नाम के उस व्यक्ति के साथ ही जुड़ा हुआ है। और वो यहां तक नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कह दिया कि वह गर्भवती है, शी इज प्रेग्नेंट। सबको बहुत धक्का लगा, बहुत शॉक लगा कि वह प्रेग्नेंट है, अभी तक तो कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ, एंड शी इज प्रेग्नेंट विद हुज चाइल्ड। लड़की के परिवार वालों को बुलाया गया, वह लड़की के परिवार वाले आए, भाई थे जितना मुझे ध्यान आता है, पर परिवार वाले आए लड़की के, और महिला को साथ में ले गए वापस। समझा बुझा के फोन भी करा गया, बात भी करी गई, और महिला ने कहा कि भाई वो तो जो गर्भवती वाली बात कही थी वो तो मजाक था, मैं तो सिर्फ मजाक में कह दिया था कि मैं गर्भवती हूं, मैं दरअसल गर्भवती नहीं। अब परिवार वालों ने कहा कि भाई जिस तरीके का बर्ताव चल रहा है, हम तो ट्रस्ट कैसे कर लें कि ये कोई मजाक की तो बात नहीं है कि शादी के बाद आप इस तरीके का बर्ताव करें, गलत तरीके से व्यवहार करें, पैसों की डिमांड करें, बात को ना समझें, उसके बाद आप कहें कि मैं तो रितेश से प्यार करती हूं, और फिर आप कहें आप गर्भवती हैं, अब आप कह रही हैं मजाक है। ये तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही, आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए, क्योंकि हमारे लिए ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, किसी भी एक आम इंसान के लिए ट्रस्ट करना इस सिचुएशन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। मना कर दिया, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए मना कर दिया उन्होंने। वापस वह अपने पिता के घर चली गई। थोड़े दिन बाद पिता का फोन आया अपने समधी के पास कि भाई आप हमने अपनी बच्ची को समझाया है, काउंसिल करा है, समझाया है, अब ऐसा कोई हरकत नहीं होगी, आप प्लीज विवाह के इस बंधन को आगे बढ़ने दें। ठीक है भाई आइए। वह वापस आ गई, लेकिन बात वहां खत्म ही नहीं हुई। उन्होंने अपने आप को कितनी बारी, 2 बारी 3 बारी बाथरूम में बंद कर लिया कि मैं तो आयरन रॉड और नेल के साथ अपने आप को बिजली से इलेक्ट्रिक्यूट करके खुदकुशी कर लूंगी, केरोसिन, मतलब इस तरीके की हरकतें उन्होंने थ्रेट करा सुसाइड करने का 2-3 बारी। जहां भी नहीं रुकी, फॉल्स एफआईआर तक की करने की बात कर दी, और करने की बात और धमकाना तो दूर, वो फॉल्स एफआईआर करवा भी दी 498A 40634, यानी कि क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड और द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। 498A 40634 आईपीसी तीनों में, इन धाराओं के अंतर्गत फॉल्स एफआईआर, एक झूठी फ्रिविलस एफआईआर भी करवा दी दबाव बनाने के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं तो रितेश से ही प्यार करती हूं, मेरा दिल तो रितेश के साथ ही लगा हुआ है। अब आप देखिए कि वह अक्टूबर 2011, मेरे ख्याल में मार्च 2011 के आसपास उनकी शादी हुई थी, अक्टूबर 2011 से वो अलग भी रह रहे, और डिसीजन आया है 2023 की, जो हम अपील की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड करी। क्या ये क्रूरता या क्रुएल्टी नहीं है? द आंसर इज यस, द आंसर इज एन एब्सोल्यूट यस। व्हाट इज दिस इफ नॉट cruelty? What is this if not cruelty? This is definitely cruelty. This is definitely cruelty. एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वी भगत वर्सेस डी भगत।
यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रूअल्टी को जब आप डिफाइन करने जाते हैं तो वह इस तरीके का मेंटल पेन है दैट यू आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जब आप इस मेंटल पेन को डिफाइन करने जाते हैं तो आप साथ साथ उस एक्ट का मेंटल इंपैक्ट देखिए, सामने वाले के मस्तिष्क पे, सामने वाले के जीवन पे, सामने वाले की मेंटल मानसिक स्थिति पे आपके एक्शन का क्या इंपैक्ट है, वो देखना बहुत जरूरी है क्रूअल्टी को अल्टीमेटली डिफाइन करने के लिए। क्या मेंटल इंपैक्ट है आपके एक्ट का? जैसे जो मैंने आपको इस केस में कृत्य बताए, क्या आपको उससे नहीं लगता कि किसी बहुत चरम सीमा का मानसिक दबाव और तनाव और पीड़ा हुई होगी? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेंटल पेन देखिए कि दैट दे आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर, और क्रूअल्टी को डिफाइन करने के लिए उस मेंटल पेन का इंपैक्ट की तरफ जाइए। क्या असर पड़ रहा है आपके कृत्य से? आपके कृत्य से क्या असर पड़ रहा है सामने वाले व्यक्ति पे? ये बहुत जरूरी है देखना क्रूअल्टी को डिफाइन करने के लिए एज अ मैट्रिमोनियल ऑफेंस और ग्राउंड फॉर डिवोर्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब भी आप क्रूअल्टी की बात करेंगे तो जो मेंटल इंपैक्ट है, असर हो रहा है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, उसको कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस मेंटल इंपैक्ट को कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था आर वर्सेस एस, ये 21 अगस्त 2023 को आया था, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट कीपिंग द पार्टीज टुगेदर even after irretrievable breakdown of marriage is itself cruelty। ये क्रूरता नहीं है तो और क्या है? आप उनकी सफरिंग, उनके पेन को बढ़ा रहे हैं। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो चुका है मैरिज का, कोई संभावना बची नहीं है कि उस दाम्पत्य जीवन को आप बचा सकें। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, कोई आपके पास रास्ता नहीं है, आप फिर भी उन दोनों को कहते हैं साथ रहिए। तो क्या ये दोनों पार्टीज के ऊपर क्रूरता या क्रूअल्टी नहीं है? ये तो दोनों पार्टीज के ऊपर क्रूअल्टी कर रहे हैं। जो कंटिन्यूड बिटरनेस है, डेड इमोशंस हैं, उनको कैरी करने का क्या फायदा? जो कंटिन्यूअस बिटरनेस है, जो डेड इमोशंस हैं, उनको कैरी करने का क्या फायदा? आप तो सीधी क्रूअल्टी कर रहे हैं दोनों पार्टीज के ऊपर। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है तो साथ में रखने का कोई भी आपके पास मतलब बचता ही नहीं, कोई भी मतलब बचता ही नहीं। आप अगर देखेंगे क्रूअल्टी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके की हो सकती है। मैं अब इस पॉइंट पे क्यों आया हूं? ताकि हमारे दिमाग में ये भूमिका बिल्कुल जम जाए कि क्रूअल्टी को डिफाइन करना आसान भी नहीं है, और हमें अंततः देखना क्या है? मेंटल इंपैक्ट सबसे पहले, कि मेंटल इंपैक्ट उस एक्ट का क्या हुआ। दूसरा, कैन यू रीजनेबली एक्सपेक्ट दैट द पार्टीज कैन लिव टुगेदर? क्या आप रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वह पार्टीज एक दूसरे के साथ रह पाएंगी आगे जाकर? आप साथ साथ ये भी देखिए कि गलती किसकी है। फॉल्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये मैं क्यों लिख रहा हूं यहां पर?
कि हो सकता है कि आपकी ही ये करामात है जिसकी वजह से सामने वाले पे क्रूरता हो रही है और आप आ गए हैं इस केस को लेकर। तो हमें देखना होगा क्या गलती है रिस्पोंडेंट की। इज इंटेंशन नेसेसरी? इंटेंशन और मोटिव नॉट नेसेसरी। इंटेंशन और मोटिव नॉट नेसेसरी। आशा करता हूं कि आपको कुछ जानकारी में दे पाया कि क्रूवल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स क्या है, किन गाइडलाइंस के ऊपर हमें चलना चाहिए क्रूअल्टी को देखने के लिए। ये सब केसेस में फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है, कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय जो है, माननीय उच्चतम न्यायालय जो है, साथ में कुछ सिंपल रीजंस, लॉजिक और प्रूडेंस के ऊपर हम समझ सकते हैं कि क्रूअल्टी की परिभाषा अंततः होगी क्या। ब्रॉडली तो फिजिकल मेंटल दोनों तरीके की क्रूअल्टी होती है, यानी कि आप किसी के साथ शारीरिक तरीके से क्रूरता कर रहे हैं या मानसिक तरीके से क्रूरता कर रहे हैं, दोनों ही होती है। शारीरिक क्रूरता को एस्टैब्लिश करना और समझना बहुत ज्यादा आसान है, उसकी परिभाषा सीधी है। लेकिन मानसिक क्रूरता किस किस सिचुएशन में होगी ये मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कोई भी इसका सीधा हमारे पास गणित की मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं। हम आपके साथ जल्द मिलेंगे एक और ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।